तो जैसे इसके एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक के कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्ज बॉडी, जो अलग अलग जगह इंडस्ट्री वगैरह में हम यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन लाउड स्पीकर होते हैं हमारे, फिर जो पेंट होते हैं गाड़ियों वगैरह पे पेंट होते हैं उन पे जो है वो ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज जो है वो सर थोड़ा सा जूम इन कर दो, क्योंकि सर फिर दूर से दिख नहीं रहा, छोटे लग रहा फॉन्ट में इसका थोड़ा। हेलो। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं, चार्जिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ, अब मैंने सर की आईडी से जो है वो अब यूज कर रहा हूँ ना, लूज कर सकते हैं। ठीक, अब जिस बॉडी से जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज, और जिसने जो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया वो बन गया नेगेटिव चार्ज। अभी इनके नाम दे रखे हैं, जैसे इसको जो है वो पॉजिटिव चार्ज को हम विट्रस भी बोलते हैं। विट्रस जो है वो एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है लैटिन में ग्लास जो है, तो ग्लास और रेजिनस जो है वो इसका नेगेटिव है। तो अगर ग्लास पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज जब आता है, तो इसलिए ग्लास के लिए विट्रस वर्ड यूज कर रखा है और सिल्क क्लॉथ के लिए जो है वो जैसे हम नेगेटिव करते हैं। अब क्या लिखा है, पॉजिटिव का मतलब है मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव का मतलब है मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ग्लास रॉड है, अगर ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो चेक किया जाएगा कि किस पे क्या चार्ज आया। हम सिर्फ रीजन बता सकते हैं कि क्यों ग्लास रॉड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि हम ये कहेंगे कि ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लूजली बॉन्ड थे, इसलिए वो सिल्क क्लॉथ पे जो है वो ट्रांसफर हो गए। जैसे वूलन्स क्लोथ्स है, फर है, कैट स्किन है, फ्लैनल होती है, वो भी एक तरह का वूलन का कपड़ा होता है, उसको भी जब हम रब करते हैं तो उस पर भी जो है वो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कैट स्किन है, कॉम है, प्लास्टिक रबड़, ये सब जो है वो अगर इनको रब करेंगे, ग्लास रॉड को अगर मैं सिल्क क्लॉथ के साथ करूंगा तो ग्लास पे पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। ऐसे जो है वो, ऐसा नहीं है कि मान लो वूलन है, वूलन क्लॉथ को रब किया जैसे एबोनाइट पे, तो वूलन पे जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा और एबोनाइट पे जो है वो नेगेटिव। एबोनाइट जो है वो हम रबड़ वगैरह जो होता है उससे भी रिलेट कर सकते हैं, रबड़ की तरह जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे था, अब इनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी चार्ज की, जो चार्ज की हमें पता चल गया कि एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। फिर चार्ज जो वो एडिटिव इन नेचर होता है, चार्ज को ऐड करते हैं। एडिटिव इन नेचर का मतलब है कि हम, जैसे मान लो मेरे पास एक 4 कूलम है, एक +4 है, +3 है, +2 है, तो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल, अगर मान लो इसमें माइनस था तो माइनस साइन को जो कंसीडर करना है, जैसे अलजेब्रा में करते हैं। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है। कंजर्व का मतलब है कि चार्ज जो है वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। विजिबल है ना सबको, ये रीडेबल हो रहा है? यस सर। सर यस सर। ओके, सो जैसे -5 कूलम +8 कूलम लेफ्ट साइड पे चार्ज हुआ 3 कूलम, ऐसे राइट साइड पे 6 कूलम प्लस, तो -3 कूलम करना पड़ेगा ताकि जो चार्ज हो वो कंजर्व रह सके। तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि व्हाट इज या स्टेट चार्ज कंजर्वेशन एंड
गिव इट्स एग्जांपल। तो चार्ज कंजर्वेशन की स्टेटमेंट तो ये होगी कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, और सिंपल वाला चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसके एग्जांपल से जैसे मैंने एक बना रखा है दूसरा एग्जांपल, ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे न्यूट्रॉन को अगर यूरेनियम के साथ बम्बार्ड किया जाए तो ये रिएक्शन जो लिखा है, बेरियम आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे और साथ में लॉट ऑफ एनर्जी। मींस जो पहले चार्ज था, पहले कितना चार्ज था, कितने प्रोटॉन थे हमारे पास 92, बाद में जब टोटल करेंगे 56 प्लस 36 तो फिर कितने आ गए 92। तो मींस चार्ज जो वो कंजर्व हुआ, ना तो ये डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है, बट ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज को हम ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ऐसे ही अगली इस पे आओ कि चार्ज जो वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब है जैसे मास जो वो वेरी करता था विद द स्पीड के साथ, बट चार्ज जो वो वेरी नहीं करता है। सो बॉडी द चार्ज जो है वो ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज विद द स्पीड। चार्ज अगर रेस्ट पे है उतना ही चार्ज जो वो मोशन में होगा। उसके आगे थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज अ चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये पूछा जाए कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो सिंपल मीनिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस discontinuous or discrete nature of charge is called quantization। word meaning है इसका कि quantization का मतलब ये है कि discontinuous और discrete nature। अब discontinuous और discrete nature से हम ये समझते हैं कि चार्ज को जब डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे तो चार्ज क्या हर जगह जो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक्सपेरिमेंटली जो वो देखा गया कि चार्ज जो है वो पैकेट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या चार्ज जो है वो फॉर्म जो है वो पैकेट्स में लेता है, स्मॉल पैकेट्स में। डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट नेचर जो है वो चार्ज का है। तो इसी चीज को जो हमने क्वांटाइजेशन बोल दिया। बट ये तो चलो मीनिंग हो गया, बट हम इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं क्वांटम स्केल पे। क्वांटम स्केल पे जब अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब भी कभी हम चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे कितना हो सकता है, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज। सो फंडामेंटल वैल्यू जो वो ई से डिनोट करते हैं। अभी जैसे अगर पेन इजीली चल रहा पा रहा होता तो मैं एकदम से जो है वो यहाँ पे पेन पे जो लिखता, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। सो ई जो है वो फंडामेंटल वैल्यू, एक चार्ज के एलिमेंट्री वैल्यू या फंडामेंटल वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। होता क्या है? क्लियर। ई को बोला जाता है फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज। ई जो है वो चार्ज डिनोट कर रहा है कि कितना जो है वो चार्ज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन वाला तो नहीं है ना? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे जो है वो सेम होता है कि मिनिमम जो चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है, दैट इज ई होता है। ई दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। ई की वैल्यू जो मिनिमम जो वैल्यू है, मतलब ये कह रहा हूँ कि सपोज अगर हमें जो है वो कोई मास को वे करना होता है, कोई वेट करना होता है हमने, तो वेइंग जो है वो हमारे पास वेइंग जो मान लो जो पड़े हुए हैं जैसे 1 kg 2 kg 3 kg। सो अगर मेरे पास जो वो एक 1 kg या 2 kg या 3 kg या 4 kg या 5 kg है, तो अगर मुझे बोला जाए कि हाफ kg जो मेजर करके बताओ, तो मैं हाफ kg जो मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास हाफ kg का जो है वो हमारे पास वो क्या कहते हैं उसे बट्टा है ही नहीं जो वेइंग वे करने के लिए। तो यही सेम चीज जो है वो चार्ज पे भी लागू की जा सकती है कि जो मिनिमम चार्ज जो है वो कितना हो सकता था, वो दैट इज ई की वैल्यू। जो ई की वैल्यू है कितनी, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्लियर। अब ये चार्ज जो है वो कितना हो सकता है किसी बॉडी पे, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो चार्ज हमेशा n टाइम्स ई होगा। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और n जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो इससे रिलेटेड जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैन अ बॉडी हैव 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, तो 0.8 का मतलब मिनिमम कितना हो सकता था हमारे पास मेजर करने के लिए, है कितना 1.6 इंटू 10⁻19, पर 0.8 जो है वो 1.6 का हाफ हो गया, यानी फ्रैक्शन में आ गया, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, क्लियर। आगे बढ़े। अब दूसरी चीज मैं लिखा है स्टार बना के कि एप्लीकेशन जो है वो इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल। मीनिंग है इसका कि अगर चार्ज क्वांटाइज है तो इसे कैसे, दो तरह के स्केल होते हैं, एक को बोला जाता है माइक्रो, एक को बोला जाता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब लार्ज, मतलब मान लो तुम्हें 1 कूलम चार्ज जो है वो ट्रांसफर करना होता है, तो किसी बॉडी पे अगर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करना हो तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो ट्रांसफर किए होंगे वो निकाल सकते हैं। निकालो जरा, देखो जरा कितने आते हैं, कम ऑन।
डू इट। क्या करना है सर, क्या? एक कूलम चार्ज जो ट्रांसफर किया, यू हैव टू कैलकुलेट n। करो करो जल्दी। सिर्फ कितना आएगा? फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ, तो कितना आ रहा है वो? कोई 6 आई थिंक 6.28 into 10 raised to power 18। हाँ, इतना ही आ रहा है। या 6.25 into 10 raised to power 18। So 6.25 into 10 raised to power 18 है ना? तो दैट मीन्स एक कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए? 10 raised to power 18। 6.25 into 10 raised to power 18 के साथ मल्टीप्लाई 6 टाइम कर भी दें, बट 10 raised to power 18 खुद ही जो वो इतना बड़ा अमाउंट है। तो अगर ऐसे केस में अगर हम 5-7 इलेक्ट्रॉन जो वो निकाल लें या दे दें, तो जो चेंज होगा वो कैसा दिखेगा हमें? कॉन्टिन्यूस मैनर में। जबकि हमारी क्वांटाइजेशन क्या कहती है कि चार्ज हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? डिसकंटिन्यूअसली। इसलिए जो या डिस्क्रीट नेचर है चार्ज का, तो हम ओनली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही कर सकते हैं, मैक्रो पे नहीं कर सकते। फिर से कि अगर हम चार्ज जो है वो लार्ज स्केल में लेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो कंटिन्यूस दिखेगा, कंटिन्यूस मैनर लगेगा, और वो की क्वांटाइजेशन के अगेंस्ट होगा। क्लियर है ऑल? मतलब सर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में से अगर हम थोड़े निकाल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ, तो इसका मतलब हमने तो बोला कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट होता है, या स्मॉल पैकेट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट ये जो है वो अगर हमारा चेंज जो है वो पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक समंदर से अगर एक कप, एक बाल्टी जो है वो तुम पानी बाहर निकाल लो, या एक बाल्टी जो पानी अंदर डाल दो, तो क्या लेवल में फर्क आएगा समंदर के? नहीं ना। इसलिए जो वो चार्ज क्वांटाइजेशन जो वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही एप्लीकेबल है। अच्छा बताओ, विच इज बिगर, 1 कूलम ऑफ चार्ज और ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? और फिर से, विच इज बिगर, 1 कूलम चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? विच इज बिगर? 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज, करेक्ट। अगर तुम्हें बोला जाता कि सपोज एन जो है वो कैसे कैलकुलेट करना, मान लो एक कॉम है तुम्हारे पास और उसे जो है वो बोला कि जब हमने रब किया हेयर के साथ तो 10 raised to power 22 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लीव करे। अभी अगर पेन चलता होता तो और बड़ा मजा आता पढ़ने का, तुम्हें देख रहा होता। उसका भी इलाज करते हैं ये चलाने का ना, ठीक है ना? तो मान लो 10 raised to power 22 जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कह रहा है कि ट्रांसफर हो गए फ्रॉम हेयर टू द कॉम। तो बताओ हेयर पे कौन सा चार्ज आया और कॉम पे कौन सा चार्ज आया? ऑडिबल है ना? क्लियर? हेयर में पॉजिटिव, हेयर पे पॉजिटिव, और जो कॉम है उस पे जो नेगेटिव। क्योंकि जिसने लूज किया वो जो है वो पॉजिटिव हो गया, जिसने गेन किया वो हो गया नेगेटिव। ठीक, अब हमें पूछा जाता है कि बताओ कितना जो है वो चार्ज जो है वो कितना ट्रांसफर हुआ, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर ये पता कैसे चलेगा सर किसने गेन किया और किसने लूज किया? ओके, ये तो देखो जो कि किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा, ये तो एक्सपेरिमेंटली जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है और कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे जो है वो हम ये पता लगा सकते हैं कि जब रिपल्शन होगी या अट्रैक्शन होगी तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये तो पता लगाया जा सकता है।
बट कौन लूज करेगा वो तो उसकी बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हम जैसे इसको हथेली को रब करते हैं तो क्या मिलता है, हीट मिल रही है, हीट की वजह से जो है वो हम इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है। तो सेम चीज जो है वो जैसे ग्लास रॉड को अगर रब करेंगे सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड के हमें बाद में पता चला एक्सपेरिमेंटली कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आया। बट हम इसका रीजन बता सकते हैं कि क्यों ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आया होगा, क्योंकि ग्लास रॉड में जो है वो इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो लूजली बॉन्ड थे एज कंपेयर टू द सिल्क क्लॉथ। तो जिसको एनर्जी पहले मिल गई इजिली जो है वो थर्मल एनर्जी, तो उससे जो है वो जिसके लूजली बॉन्ड थे वो इजिली जो है ट्रांसफर हो जाता है। ओके, क्लियर पॉइंट? हाँ जी सर। ओके, सो अब मेरा क्वेश्चन था कि अगर 10⁻22 इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव कर गए किसी के पर्सन के हेयर से, जो है वो किसी जो है वो एंड दे आर स्टिक टू द कॉम, देन तुम्हें कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ होगा। तो कैसे निकाल सकते थे? Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो N था हमारे पास 10⁻22 और E की वैल्यू जैसे मैंने बोला एलिमेंट्री वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज होती है 1.6 × 10⁻19, वो मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट द चार्ज ऑन द कॉम। तो चार्ज ऑन द कॉम जो है वो कितना आ जाना था? Q इक्वल टू N इंटू ई। क्लियर है पॉइंट? ओके, मैं आगे जो शिफ्ट कर रहा हूं। जैसे लिखा है, फिर क्वेश्चन आ जाता था कि कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। बड़ी तो नहीं हो रही है स्क्रीन? ठीक है, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। हमारी वॉइस लैग कर रही है ना? नहीं सर, ठीक आ रही है। ओके ओके ओके, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। सो ड्यूरिंग चार्जिंग, जब हम चार्ज करते हैं तो ओनली क्या होता है, इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं होगा कि 3/4, 1/2 ऐसे इलेक्ट्रॉन जो वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। हमेशा एक मिनिमम जो वैल्यू है उसका पूरा नंबर होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, बट हमेशा जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा कभी भी। सो कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन अगर पूछा जाए तो ड्यूरिंग चार्जिंग ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। अब आगे एक और चीज है जो कि पता होनी चाहिए आप बच्चों को कि चार्ज, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में जो है वो सबसे जैसे मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एंड अराउंड दैट जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक समंदर होता है कि उसके अंदर जो है वो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डुबकियां लगा रहा होगा, ऐसा कुछ जो है। ऐसा ही जो है वो यानी मिनिमम या स्मॉल जो चार्ज है वो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे। अब उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंटली आगे जाके पता चला जो अभी कुछ सालों से कि क्वार्क्स नाम के भी चीजें होती हैं। कि क्वार्क्स, तो पूछा जाए व्हाट आर क्वार्क्स, विजिबल है ना, रीडेबल है, तुम्हें लिखा हुआ पढ़ा जा रहा होगा ना? यस सर। Yes. Okay. So what are quarks? तो quarks जो है, these are the smallest particle exist in nature. हो सकता है अभी और न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है वो फर्दर स्टडी चल रही है और साइंटिस्ट ने कोई और छोटा पार्टिकल जो वो निकाल देंगे, बट अभी तक जो पता चला है कि सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो क्या नाम है उसका? क्वार्क्स। अब मैं क्वार्क्स के नाम बताने लगा हूं। अभी मैंने यहाँ पे जो है वो तुम्हें सिर्फ 2 बता रखे हैं, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। पर सुनो, जब क्वार्क की बात करी जाए, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क, एक होता है टॉप क्वार्क, एक होता है बॉटम क्वार्क, एक होता है स्ट्रेंज क्वार्क, एक होता है चार्म क्वार्क। यानी ये सब नाम है, मे बी और भी मैंने 5-6 गिनाए हैं और हो सकता है 1-2 और भी होंगे, बट हमें मेनली जो है इन 2 की जरूरत है। एक को बोला जाता है अप क्वार्क, एक को बोला जाता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो +2/3 E होता है और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो -1/3 E होता है। यानी जब देखो न्यूट्रॉन के लिए जो वो कितने अप और डाउन क्वार्क का कॉम्बिनेशन चाहिए, करके बताओ जरा। सर 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। करेक्ट। तो न्यूट्रॉन यानी कि चार्ज जो है वो 0 हो जाना था। सबको पता चल ही गया होगा कि कैसे किया होगा कि जो है वो 2 अगर डाउन लेते तो -1/3 तो -2/3 हो जाना था, और एक अप लेते तो +2/3 होता। तो दोनों इनको हम सम करते तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती? 0।
अच्छा एक अभी इससे बात चली है तो चार्ज और मास की बात करी जाए तो चार्ज जो है वो मतलब बॉडी पे चार्ज नहीं है पर मास है, हो सकता है ना? सर एक बार रिपीट करना। समझ नहीं आया ओके सर। ओके किसी कोई बॉडी है जिसपे चार्ज नहीं है बट मास है, हो सकता है? यस सर, हो सकता है। हाँ यस जी सर। सर। बिल्कुल। हाँ जी जैसे सर। बॉडी। हाँ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रॉन जो है उस पे उसका मास होता है बट चार्ज जो है वो नहीं होता। हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब मास कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज। अच्छी चीज है ये कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज, बट चार्ज जो है वो विदाउट मास जो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है पॉइंट? आगे चले। सर ये अब जो था कि +2/3e हम्म सर ये अब फिर से क्वार्क बोल। पे चार्ज है +2/3e। हाँ बस +2/3e बिल्कुल। और सर इससे तो तो फिर अगर n2/3 आ जाएगा। नहीं अभी ये क्वांटम स्केल पे नहीं देखो ना, ये दो अप क्वार्क जो है वो और एक डाउन क्वार्क जो मिलके एक प्रोटॉन बनाते हैं। मतलब प्रोटॉन पे अगर चार्ज कैलकुलेट करना हो तो कितना चाहिए, दो जो है वो अप क्वार्क होंगे और एक जो है वो डाउन क्वार्क होगा। ओके सर। तो मतलब कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि जो स्मॉलेस्ट प्रोटॉन है तो अब देखो जब टोटल करोगे तो ई ही बचेगा। क्लियर है पॉइंट? तो 1 जी सर, ई या समझ 2 गए। होगा या 3 हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मतलब बॉडी को चार्ज करना है तो सिंपल मीनिंग में जब भी चार्जिंग बोला जाएगा तो चार्जिंग का मतलब है हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है, जिनमें से एक मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसे रबिंग भी बोलते हैं। ज्यादातर जो ये इंसुलेटर में होता है। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन द बोथ बॉडीज रिमेन द सेम, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो वो लगेगी ही लगेगी। अगर बोला जाए कि हमने जो ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड से मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन जो वो निकल गए, तो बताओ 10e आ गया, -10e जो है वो सॉरी चार्ज आया सिल्क क्लॉथ पे, तो +10e जो है वो किस पे आ जाएगा, प्रोटॉन पे, सॉरी ग्लास रॉड पे। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट कि चार्ज जो है वो क्या रहना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे सिल्क और ग्लास रॉड का एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने और ऐसे एबोनाइट और फर का। तो एक मेथड जो है वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके अब जैसे तुमने सुना, ये पढ़ा भी होगा या देखा होगा, जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं वो जैसे हमारी गाड़ियों के टायर्स होते हैं वो कंडक्टिंग होते हैं कि नॉन कंडक्टिंग होते हैं? यस एवरीवन। क्या सर? नॉन कंडक्टिंग है ना, गाड़ियों के टायर वगैरह जो रबड़ वगैरह जो नॉन कंडक्टिंग होता है ना, बट जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं वो लिटिल बिट कंडक्टिंग बना रखे होते हैं। क्योंकि जब एरोप्लेन जो है वो एयर में या क्लाउड्स में जब वो चल रहा होगा तो उसकी बॉडी के साथ मेटल की बनी हुई है, तो वो रब हो रही है और रब करने की वजह से चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है, चाहे क्लाउड से क्या नाम इस पे एरोप्लेन पे या एरोप्लेन से क्लाउड पे, तो उसकी वजह से जो है वो स्टैटिक चार्ज जो वो आ गया होता है। तो जब लैंडिंग होती है तो एकदम से, क्योंकि अर्थिंग को बताया था कि अर्थ जो है वो एक ऐसा समंदर है कि जिसके अंदर जितना मर्जी चार्ज डाल दो, जितना मर्जी चार्ज उससे निकाल दो, पर उसके पोटेंशियल में जो चेंज नहीं आता, उसका पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट रहता है। तो अगर कंडक्टिंग होने की वजह से क्या होता है कि जब लैंडिंग होती है तो एकदम से ज्यादा जो है वो चार्ज जो है वो जैसे इट कैन कॉज हैजर्ड, आग लग सकती है, तो उसको बचाने के लिए जो है वो हम कंडक्टिंग टायर्स जो है वो यूज करते हैं। ऐसे जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको कैरी करने वाला जो ट्रक, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके पीछे जो चेन लगी होती है, तो वो चेन क्या कर रही है, अर्थ के साथ जो वो टच कर रही होगी, क्योंकि जब वो ट्रक चल रहा है तो उसकी बॉडी जो मेटल की है, एयर के साथ फ्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज जो है वो आ रहा होगा, और वो स्टैटिक चार्ज जो है वो आग वगैरह जो है वो बना सकता है, लग सकती है, तो तो सर उसको अवॉइड करने। ऐसे तो फिर गाड़ियों में भी होता होगा। क्या चीज है? हाँ, गाड़ियों में जो है वो हमारे टायर्स जो है वो, क्योंकि गाड़ी जो है वो एक तो इतनी बड़े वो नहीं होती मेटल, और हमारी गाड़ी में जो है वो जो पेट्रोल टैंक है वो बहुत कम इसमें होता है, लाइक इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं होता। पर जो पेट्रोल के टैंक होते हैं जो
हमारे पेट्रोल पंप पे जो लेके आ रहे हैं उनमें जो है पेट्रोल बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा स्पार्क जो है वो उसके से जो है वो आग लग सकती है। इसलिए अवॉइड करने के लिए जो वो किया जाता है कि वो कंडक्टिंग मेटल की चेन्स लगा रखी होती है। ये भी एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है या रबिंग का ही एक एग्जांपल है। बल्कि आप लोगों ने जब गाड़ी से ना कभी, ज्यादातर सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा होता है कि तुम लोग गाड़ी से अगर जो सीट कवर्स हैं वो इसके हैं लेदर वगैरह के हैं, तो जब आप उतरते हो और तो हैंडल को टच करोगे मेटल बॉडी के साथ तो एकदम से जो है वो झटका लगता है कि जो हमारे ऊपर जो स्टैटिक चार्ज होता है वो गाड़ी के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो हमें जो है वो एकदम से झटका लगता है। तो वो दैट इज आल्सो ट्रांसफर ऑफ चार्ज ही हुआ। और किसकी वजह से? रबिंग और फ्रिक्शन। हम बड़ी देर से गाड़ी में बैठे हुए हैं तो रब हो रही है सीट के साथ, तो इसलिए जो वो स्टैटिक चार्ज जो वो आ गया हमारे पास। ओके, सो दैट वन मेथड इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग। श्रेया माइक बंद कर ले। हाँ मैंने कर दिया अब इसका। ओके, नेक्स्ट था, अगली इस पे जा रहा हूं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें जो है वो हम डायरेक्ट कांटेक्ट जो वो लेते हैं, मतलब इसमें रबी नहीं कर रहे हैं पर हम टच कर रहे हैं। जैसे जो दो मेटल बॉडी होती उनको जो हमने टच किया या हमने जो है वो किसी कनेक्टिंग वायर से जो है वो कनेक्ट कर दिया तो चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा। तो नया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, अगर साइज सेम है तो दोनों पे चार्ज जो है वो आफ्टर ईच ऑब्जेक्ट पे जो है वो कितना आ जाएगा, दोनों के चार्ज को सम करना डिवाइडेड बाय 2। जब कंडक्शन कर रहे हैं तो कंडक्टर विल बी चार्ज्ड विद द सेम साइन। एक एक प्रॉपर्टी जो वो याद करने वाली चीज होगी कि जब कंडक्शन होती है तो कंडक्टर जो होंगे, जो भी कंडक्टर है उस पे जो चार्ज आएगा वो दोनों पे क्या होगा, सेम होगा। और जो टोटल चार्ज जो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मान लो एक पे 10 कूलम था, एक पे जो है वो 30 कूलम था। अब जब हमने उनको टच किया और सेम साइज है तो अब आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो है वो जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज होगी तो कितना चार्ज होगा ऑन ईच? आंसर करो। 20। ठीक है, अगर मान लो एक पे 10 होता है और एक पे जो है वो -15 होता फिर 2.5। 2.5 करेक्ट। मतलब सिंपल सा मैथ अलजेब्रिकली जो है वो ऐड करेंगे ऑन ईच। क्लियर है ये बात कि चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसमें रबिंग नहीं करते, हम कनेक्टिंग वायर्स या टच कर रहे हैं और कंडक्टर्स जो भी चार्ज होगा उस पे साइन जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो देख लो ये जो 10 और -15 था तो कितना आया, -2.5। तो दोनों पे कितना आया, -2.5। ओके, चार्जेस विद द साइन इज कंसीडर्ड। मैंने लिखा भी है कि चार्जेस जो होते हैं विद द साइन जो है वो कंसीडर करने हैं, मतलब प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस। जो कि मैंने तुम्हें पहले बोल दिया था कि इसकी प्रॉपर्टी जो है चार्ज जो वो एडिटिव इन नेचर होता है। अनदर मेथड है तीसरा जिसे बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसे विदाउट टच करे बिना जो है वो, यानी कि इसमें जो है वो हमने टच नहीं करना है, बस नियर बाय लेके आना है उस बॉडी को और हम उसे जो है वो चार्ज जो वो चार्ज्ड बॉडी जो वो में बदल सकते हैं। वो चार्ज बॉडी पॉजिटिव भी बन सकती है और नेगेटिव भी बन सकती है। अब इसमें जो है वो कैसे करते हैं, जैसे मैं पहला जो पॉइंट लिखा है कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन अ बॉडी बाय यूजिंग अ चार्ज्ड बॉडी। यानी हमने जो किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज क्रिएट करना है, एक्चुअली मैं पहले बोल रहा हूँ कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट ये चार्ज जो है वो क्रिएट के बजाय चार्ज जो है वो क्या किया है, हमने उसके ऊपर जो है वो मतलब जैसे होता है ना कि मान लो अच्छे सेब में जो है वो एक जो वो खराब सेब रख दिया तो खराब सेब ने दूसरे सेब को भी जो वो अच्छे सेब को भी खराब कर दिया है ना। ऐसा कुछ जो वो जैसे मैग्नेट्स में होता है, मैग्नेट के पास लोहे का पीस रखो और लोहे का पीस भी जो है वो थोड़ी देर के लिए जो वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो वो गेन कर लेता है। तो ये चीज इसे बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सिंपल अगर बोला जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो हम कहेंगे इट इज अ फिनोमेनन of temporarily electrification of a conductor in which opposite charge appear when the other conductor brings closer to it। मतलब opposite charge, वहां पे क्या बोला था हमने, ज्यादातर क्या आएगा, सेम चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, opposite charge होगा।
तो मैं तुम्हें बोलूं कि अगर सपोज मुझे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनानी है तो कौन से चार्ज बॉडी जो उसके नियर बाय लेके आनी पड़ेगी, उसके ऑपोजिट। तो पॉजिटिव बनानी है तो मैं नेगेटिव लेके आऊंगा, अगर मुझे नेगेटिव बनानी है तो पॉजिटिव लेके आऊंगा। सो बाय इंडक्शन चार्ज ड्वेल्व विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू द चार्ज ऑन अ स्टिमुलेटिंग बॉडी। जिसे हम स्टिमुलेटिंग बॉडी जो है उस पे जो चार्ज होगा और जिससे जो है हम चार्ज बना उसे चार्ज जो ट्रांसफर कर रहे हैं उससे ऑपोजिट ही होगा। जैसे डायग्राम में जो है वो क्लियर है, डायग्राम थोड़े बड़े करूं। जैसे हमारे पास दो मेटल के जो है वो मेटालिक जो है वो स्फीयर, अनचार्ज स्फीयर है इंसुलेटिंग जो स्टैंड पे जो है वो पड़े हुए हैं और दोनों जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया कि हमने एक ग्लास रॉड जो है वो इसके पास जो है वो लेके आए। जब ग्लास रॉड को लेके आएंगे तो जो एक्सेस होगा मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे स्फीयर ए पे जो तुम्हें दिख रहा है नेगेटिव चार्ज जो लेफ्ट साइड पे जो आ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर बी के, क्योंकि जो है वो रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूर चला जाएगा और अट्रैक्शन नेगेटिव जो है वो अट्रैक्शन की वजह से पास आ जाएगा। अगला स्टेप जो है वो आगे क्या किया हमने, अब जो है वो हमने दोनों को जो है वो हल्का सा जो है वो सेपरेट कर दिया, पर ग्लास रॉड को जो है वो वैसे ही रखा है उसके पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमने क्या किया कि जो ग्लास रॉड जो है वो अगर उसे जो है वो हम नीचे की तरफ जो है वो एरो दिख रहा होगा, अभी मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ इस पे, तो जो नीचे की तरफ बना रखे हैं तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव नेगेटिव वाली होगी और एक दूसरी जो वो पॉजिटिव पॉजिटिव। पहले जो ये मेटालिक स्फीयर थे ये न्यूट्रल थे दोनों ए और बी, अभी जो वो क्या उन पे जो वो चार्ज क्या आ गया, एक पे जो वो नेगेटिव आ गया और एक पे जो है वो पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में बदल दिया, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। इसका एक सिंगल वाला एग्जांपल देखना हो तो सपोज हमारे पास ये जैसे एक न्यूट्रल बॉडी होती, एक ही बना रखी है मैंने नीचे वाले डायग्राम में जहां फॉर एग्जांपल करके लिखा हुआ है, और उसके पास अगर एक ग्लास रॉड लेके आएंगे तो ग्लास रॉड जो नेगेटिव एक तरफ इकट्ठा कर दिया, पॉजिटिव जो दूसरी तरफ हो गया। उसके बाद क्या किया, उस बॉडी को जो वो हमने अर्थ कर दिया। अर्थिंग करने पे जो है वो सारा का सारा जो है वो जैसे पिछली बार जो पूछ भी रहे थे कि चार्ज जो है मान लो पॉजिटिव चार्ज है राइट साइड पे उस स्फीयर पे, तो नीचे से अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर पॉजिटिव चार्ज उनको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिसअपीयर। यानी इसीलिए पोटेंशियल जो अर्थ का क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि जितना मर्जी चार्ज दे दो या चार्ज ले लो उस पर जो है वो पोटेंशियल उसका रेज नहीं करता। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो बना दिया। हमारे पास ग्लास रॉड पॉजिटिव थी और बॉडी जो तैयार करी हमने वो कौन सी बना दी, नेगेटिवली चार्ज। तो यही मैंने बताया कि जब इंडक्शन करते हैं तो जो चार्ज डेवलप्ड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव ऑपोजिट टू द चार्ज ऑन द स्टिमुलेटिंग बॉडी। पॉजिटिव लेके आएंगे तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगी, और अगर नेगेटिव लेके आएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बॉडी बनेगी। सो दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर? और आगे पढ़ेंगे कि चार्ज जब इंड्यूस हो जाता है तो कितना रह जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन K, वेयर K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि एक आगे जो फर्दर एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, वहां तक। ओके, ये क्लियर है पॉइंट? यस एवरीवन? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास देखो, अगर अभी तक जो हम कंपैरिजन करना होता है कि तुम्हें बोला जाता है कि चार्ज और मास में बताओ कंपेयर करके कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज में और मास में जो वो क्या फर्क है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है, बट मास जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये एक डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा क्या आता है, क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटेग्रल नंबर में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन में नहीं होगा। बट अभी मास की जो है वो क्वांटाइजेशन जो वो प्रूव नहीं हुई है। तो मास जब भी जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ मास जो है वो अभी मतलब प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी क्वांटाइजेशन नहीं होती। फिर चार्ज जो है वो बॉडी का जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड, बट मास जो है वो बॉडी का जो है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, और जब स्पीड बढ़ती है तो मास भी जो है वो इंक्रीज कर जाता है।
फिर चार्ज जो वो स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा, जो मर्जी सिचुएशन हो, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमेशा फॉलो होनी चाहिए। बट मास इज नॉट कंजर्व्ड ऑलवेज, है ना, बाय इटसेल्फ, as sum of the mass may get changed into the energy and vice versa। E equal to mc square, कभी इक्वेशन सुनी है, पढ़ रखी है, E equal to mc square? यस सर। है ना, तो एनर्जी जो मास में कन्वर्ट हो गई या मास जो एनर्जी में, तो मास की कंजर्वेशन जो वो नहीं होती स्ट्रिक्टली फॉलो। फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन द टू चार्जेस, वो एक तो या तो अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगी? जब एक पॉजिटिव होगा हेलो सर। रुक जा, क्या पता वापस आ जाए। हाँ मेरे को भी लगता है। जब तक ये नोट ही कर लो भाई। गुड आइडिया। कर ले नोट। चले गए सर? आगे सर। नहीं आगे ओके। सो मैं बात कर रहा था, ठीक है, अभी ऑडिबल होगी फिर से मेरी आवाज? यस सर। ओके। जी सर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस जो वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स जो बिटवीन द टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये एक डिफरेंस हो गया। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। हाँ, वो मुझे दोबारा से शेयर करनी पड़ेगी। अभी हम बस थोड़ी देर में मीटिंग में जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो कूलम्स लॉ से जो वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी बस मैं थोड़ी सी चीजें जो डिस्कस कर लूं, फिर हम आज के लिए बस इतना करेंगे, ठीक है? ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है बिटवीन द डिफरेंट चार्जेस जो है वो कैंसल आउट हो सकती है। मतलब क्या है कि सपोज जो फोर्स जो है वो एक तरफ जो है वो लग रही है, मान लो 2 न्यूटन, दूसरी तरफ जो -2 न्यूटन, दोनों को ऐड करेंगे तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा? 0। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बिटवीन द चार्जेस जो वो कैंसल आउट होगी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द डिफरेंट बॉडी जो वो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती। हमेशा डिफरेंट बॉडी में जो है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकती, जबकि चार्जेस की जो है वो कर सकती है, ठीक है? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कि अ चार्ज बॉडी ऑलवेज possess some mass. A charged body always possesses some mass, but a body possessing mass may not have any net charge. Charged body always possesses some mass. A body possessing mass may not have any net charge. Clear है? तो ये कुछ डिफरेंस थे। हाँ, तो ये जो वो कुछ डिफरेंस थे। तो आज जो बेसिकली हमने चार्जेस के बारे में, और चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो ओनली जब बोला जाए कि ट्रांसफर करो भाई चार्ज को, तो क्या चीज ट्रांसफर हो रही होगी? ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक? और इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं? वो किससे होंगे? तो क्योंकि लूजली बॉन्ड है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि न्यूक्लियस में जो कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो है वो न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए होते हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं अंदर न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियर फोर्स से जो वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक? चलो फिर आज बस इतना करते हैं। नेक्स्ट अगला लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो होगा कि ये जो चार्जेस की हमने बोला था कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, यानी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो फोर्स को मेजर करने के लिए जो वो कूलम ने लॉ बनाया है, जो कि ग्रेविटेशनल जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उससे 100 साल बाद जो वो कूलम का लॉ बना है। यानी कि क्वांटिटेटिव जो है वो फोर्स कितनी लगा पा रहा होगा चार्ज दूसरे पे, उसे कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ बना जिसे बोला जाता है कूलम्स लॉ। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था जिसका मतलब चार्ल्स अगस्टन कूलम नाम था। लगभग 1785 में जो है वो इसकी बारे में जो कूलम्स लॉ के बारे में पता चला था। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे सर। ओके? अगर तो एरोप्लेन के टायर नॉन कंडक्टिव हो तो क्या होगा?
अगर एरोप्लेन पे जो है वो उसके एयर में ट्रैवल करने की वजह से उसके ऊपर जो स्टैटिक चार्ज आ गया है, और वो स्टैटिक चार्ज जो है वो दैट कैन कॉज अ हैजर्ड, आग लग सकती है। जब वो लैंडिंग होगी तो वो होगा ना, वो निकलता है, स्पार्क्स निकलेंगे, तो जिसकी वजह से आग लग सकती है। तो अचानक से जो है वो जब लैंड होता है तो स्पार्क्स तो तब भी निकलते हैं, बट साथ में क्या होगा, उसके ऊपर भी चार्ज है, तो बहुत ज्यादा चार्ज जो है वो आग लगा सकता है। इसलिए उस चीज को अवॉइड करने के लिए कंडक्टिंग टायर्स है कि जब लैंडिंग होती है तो जो उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज आया होगा वो सारा का सारा चला जाए। तो जो मतलब आप लोगों ने कभी ये फील नहीं किया, जैसे मेटल बॉडी के साथ जो है वो सर्दियों में हम गाड़ी से उतरते हैं, तो अगर हैंडल मतलब प्लास्टिक के साथ ऑफ कोर्स वो तो इंसुलेटर है ना, वहां थोड़ा चार्ज ट्रांसफर होगा, पर अब लोहे की कार की बॉडी जो है वो लोहे की होती है, मेटल है, तो उसके साथ जब तुम टच करोगे तो हल्का सा टच करते हो तो हमें जो है वो करंट सा फील होता है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ऊपर जो है वो चार्ज आ गया था, और जो चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को आगे जाके हम पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी किसी भी कंडक्टर में अगर जब करंट यानी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करने लग पड़ता है तो उसे व्हाट वी कॉल्ड करंट, जो कि नेक्स्ट यूनिट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ठीक है, ओके, हाँ जी सर, ओके, ओके, बाय बाय, बाय सर। Thank you, sir. ओके।